चलो अब देखेंगे नेक्स्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 15 तक कर चुके हैं, 16th वाले से देखेंगे आगे। 16th वाला प्रॉब्लम। और टोरॉइड ऑफ नैरो रेडियस, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, इट इज 0.1 मीटर। अच्छा ये ध्यान रखना, ये रेडियस कौन सी है, ये टोरॉइड बनाया था ऐसे, ठीक है। तो ये रेडियस है स्मॉल आर टोरॉइड की, ये इसकी रेडियस नहीं है, इसकी रेडियस है ये। यानी पहले अपन लेंगे सोलोनाइड, सोलोनाइड बेंड कर देंगे सर्कल के फॉर्म में तो टोरॉइड बन जाएगा। तो ये रेडियस नहीं है वो, ठीक है, ये रेडियस है। तो ये क्या करता थोड़ा सा, तो ये टोरॉइड कंप्लीट कर दो। यहाँ पे अपन ने बैटरी लगाया, तो ये सोलोनाइड को ही सर्कल के फॉर्म में बेंड करेंगे तो वो बन जाएगा टोरॉइड। तो ये वाली रेडियस दी है सर्कमफ्रेंस उसकी। सुबह सुबह लग गया कुकर। चलो आगे चलते, रेडियस हो गई। उसके बाद देखो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻² टेस्ला। How much current is required to pass through the wire? तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है, करंट निकालना। B is equals to μ0 N I, बेसिक फॉर्मूला ये, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ, अच्छा नेक्स्ट लाइन में लिख लेते, मैग्नेटिक फील्ड μ0, ये नंबर ऑफ टर्न्स, और अब लेंथ निकालने के लिए सरकमफ्रेंस लेंगे 2πr, ठीक है। तो देखो पहले सोलोनाइड था तो उसकी लेंथ डायरेक्ट गिवन थी, अब उसको अपन ने सर्कल के फॉर्म में बना दिया है, तो उसकी लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज सर्कमफ्रेंस का 2πr, नोट्स में लिया ये, तो 2πr सर्कमफ्रेंस। तो नंबर ऑफ टर्न्स, अब सोलोनाइड की जो लेंथ है सर्कल के फॉर्म में वो ये है 2πr, और इनटू करंट I, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻², ये हो गया, इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू 4, पाई कैंसिल हो ही जाएगा, पाई × 10⁻⁷ ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्न्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2π, r की वैल्यू 0.1 या 10⁻⁻1 लिख लेते, और करंट फाइंड आउट करना है। तो ये रखेंगे एक बार ऐसे 5 × 10⁻², ये 2π इसके साथ कैंसिल, सेकंड से की बच गई, खिचड़ी बन के बेटा। तो 2π इसके साथ कैंसिल, तो ये बचा 2, और इधर इनटू ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर जाके प्लस, यानी 10⁻⁻3, ये ऊपर जाके प्लस, ये 4 और ये -7 3, और इनटू बचा है करंट I। सो I इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻3, तो ये ऊपर जाके प्लस, यानी ऊपर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2, सो करंट इज 25 एम्पीयर। देखो ये भी मैच हो गया आंसर, अभी ऑलमोस्ट सभी मैच हो रहे हैं 12 के बाद। 18th वाले में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, करो। इसमें कैसा है, मैं बता रहा था कुछ फिल इन द ब्लैंक में और कुछ बाद में कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन उठा के वैसे डाल दिए, भले ही उसका कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक में दिया हो कि नहीं दिया हो, पर वो कॉन्सेप्ट वैसे का वैसा उन्होंने थोड़ा सा बोलते ना फैंसी टाइप में कि हाँ हमने ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया, वो बनाने के चक्कर में टेक्स्ट बुक का कपड़ा कर चुके हैं। और बोले मीटिंग हुई थी कि टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स कम कर दिए, जबकि टेक्स्ट बुक के चैप्टर कम नहीं हुए, 16 सिर्फ नाम के लिए है। एक्चुअल में पुराने सिलेबस में क्या था, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग था, तो उनको एक कंबाइन कर दिए, यानी वो एक प्रॉब्लम हो गया, एक कंबाइन हो गया। उसके बाद लाइट का जो चैप्टर अभी अपना बाकी है उसमें 2 चैप्टर है, जबकि 12th में पुराने सिलेबस में वो अलग अलग थे, एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट था और एक इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। तो उन दोनों को कंबाइन कर दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन भी ऐड किया है उसमें, तो वो एक चैप्टर बना दिया। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन 12th में अलग से था, और वो जो बचे हुए थे हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स वो 11th में थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने 2 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बना चुके, तो 3 चैप्टर और बढ़ा दो, 19 चैप्टर तो वैसे ही हो गए, और पिछले साल 20 थे।
और गड़बड़ है, बहुत सारी गड़बड़ है, ठीक है, उसको चैप्टर में बहुत सारा कि भाई हमने एनसीईआरटी की लेवल का कर दिए या ऐसा बना दिए एकदम हाई लेवल का टेक्स्ट बुक, उसके चक्कर में उन्होंने सारा ये कर दिए। इससे अच्छा एनसीईआरटी की बुक ही लेके बोलते थे कि भाई एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ो, तो वो भी चलता था। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, मिटा दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं 17 प्रॉब्लम। In a cyclotron, proton are to be accelerated. मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.67 into 10⁻⁻27 kg। ये हमेशा गिवन ही रहेगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है। चार्ज तो लिखते नहीं, चार्ज का अपने पता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, वो भी दिया है नीचे, वो भी नहीं लिख रहे। फिर से देखो, इन अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है, प्रोटॉन्स आर टू बी एक्सेलरेटेड, रेडियस ऑफ द डी इज गिवन, आर इज 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर कर दिया उसको। फ्रीक्वेंसी दिया है 10 मेगाहर्ट्ज, तो कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁷ हर्ट्ज, ये 10�6 और ये 10, यानी ये हो गया 10⁻⁷ हर्ट्ज। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है b² q² r² अपॉन 2m, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 2πm और ये bq। देखो ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा चेंज करेंगे, ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है और इसमें बहुत सारे टर्म्स मिसिंग है, मास दिया, रेडियस दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, पर b की वैल्यू नहीं है, q की वैल्यू ठीक है पता है, तो इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे अपन। तो देखो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या आएगा b² q² 4π² m²। देखना ना क्या कर रहे हैं, कैसे कैंसिल कर रहे हैं उसको। तो ये ले लिया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, ये कर दिया मैंने फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन, उसका स्क्वायर। अब अपने को निकालना है काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइड करके देखो, जो कैंसिल होता है वो बच्चा जो रहेगा उसमें सब गिवन आता क्या ये सब। तो ये देखो b² q² r² अपॉन 2m इनटू, इसको रिवर्स करके लिखेंगे 4π² m² डिवाइडेड बाय b² q²। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो b और q कैंसिल हो जाएंगे, b की वैल्यू वैसे भी नहीं दी है तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए स्क्वायर किया है ताकि ये स्क्वायर के साथ वो कैंसिल हो जाए। सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ना। अब देखो b² q² कैंसिल, ये बचा है r², इधर 2 इसके साथ कैंसिल, बचा है 2π², एक बचा है m, एक m कैंसिल, 2 कैंसिल, b² q² कैंसिल, बस इतना बचा, हो गया सिंपल। अब r भी है, m भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, सब है गिवन। तो ध्यान रखना ये स्क्वायर में था इसीलिए इसको स्क्वायर करके कैंसिल कर दिया, नहीं तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस पर से b निकालो फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करो, इससे अच्छा फिर ऐसे करेंगे तो भी चल जाएगा, देख नहीं तो इसको सॉल्व करके पहले b निकाल लो, फिर b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालो, ये भी प्रोसेस करेंगे तो भी चलेगा। तो ये समझ में आ गई होंगी, तो फिर ये रखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी स्क्वायर अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डालते हो, तो सॉरी वैल्यू निकालते हो, r की वैल्यू 0.6 स्क्वायर 2π² अपन ने इसके पहले चैप्टर में सॉल्व किया था तो उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 10 दिया था, बट इट इज 9.86 समथिंग, तो नहीं दिया था तो फिर उसको एक्चुअल में सॉल्व करना। अभी अपन 10 लेंगे तो वो आंसर मैच हो जाएगा, अदरवाइज वो आंसर मैच नहीं होगा, नहीं तो π² 3.142 उसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करना पूरा। मास 1.67 into 10⁻⁻27 और फ्रीक्वेंसी 10⁻⁷ उसका स्क्वायर 10⁻⁷
उसका स्क्वायर। वहां तक दिख रहा है? चलो एकदम कॉर्नर पर ही। अब सिंप्लीफाई कर लेते उसको। देखो आगे इसको थोड़ा अरेंज कर लो। काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल्स टू 0.6 स्क्वायर 36 इंटू ये 2 वैसे रखेंगे एक बार, ये 10 उसमें एडजस्ट कर देंगे 1.67 इंटू, अब ये देखो ये 14 और ये प्लस 1 15, तो ये 27 और 15 2 यानी -12 10⁻⁻12। ये काय में है? जूल्स में, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जीज इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 2 12 6 + 1 7, एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया 7.2 इंटू 1.67 इंटू एक पॉइंट शिफ्ट किए है उधर, तो ये हो गया -13 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया, तो ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो इसका आंसर ये मिटा देते हैं, इधर देखते हैं, लॉग से सॉल्व करना। ये 7.2 इंटू 1.67 दोनों का लॉग ऐड करना, 1.6 का नीचे लॉग है सब्ट्रैक्ट करना और फिर एंटी लॉग, तो यहाँ लिखना उसका आंसर ये गिवन आता है। उसका आंसर सॉल्व करेंगे 37.515, ये ऊपर जाएगा 19 और ये 22 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 7.515 इंटू 10⁻⁶ हटा देंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये आंसर मैच हो गया 7.515, क्योंकि यहाँ पे अपन ने पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लिया है। अगर पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 नहीं लेंगे, जो एक्चुअल में आएंगी वो लेंगे 3.142 का स्क्वायर, तो ये आंसर बदल जाएंगे। तो अपन ने एक प्रॉब्लम कौन से चैप्टर में था देखना पड़ेगा, पर पाई स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10 लेने को बोला था, इसलिए अपन ने 10 लेके किया है। तो 10 नहीं लेना, 3.142 उसका स्क्वायर, और 10 से ही आंसर मैच होगा। अगर 10 नहीं लिया तो ये आंसर बहुत ज़्यादा चेंज लगेगा, क्योंकि 7.4 समथिंग आएगा, वो देखिए 7.5 की जगह 7.4 ऐसा लगेगा रॉन्ग आ गया, पर ठीक है। तो अभी अपन ने पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लेके ये सिंप्लीफाई की, तो ये हो गया 17 वाला प्रॉब्लम। देखो देखो 18th वाला प्रॉब्लम बताने से पहले एक फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना। मैंने बोला ना कॉम्पिटिटिव में से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हैं, अब आखिरी वाले समझो क्वेश्चन वैसे ही है, नहीं होने चाहिए थे क्योंकि फॉर्मूले नहीं है, फिर भी देखो बता दें। ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है या लॉन्ग वायर है, इसके बाजू में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? B = μ0/4π I twice I/r, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं वहां पे, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा सपोज आए, पर ये लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। बट अगर फाइनाइट लेंथ की वायर है, ये मैंने कॉम्पिटिटिव वालों को पढ़ाया है ना, अगर फाइनाइट लेंथ की वायर है, फाइनाइट लेंथ है मतलब फिक्स है लेंथ, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लेंगे फिलहाल अभी, ये इसको इधर और ये इधर ज्वाइन करेंगे, तो ये याद रखो ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है या लॉन्ग वायर है, तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। फिर ध्यान देना, अगर फाइनाइट लेंथ की वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा सपोज I, और अपने को मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है ये पॉइंट पे, सेम पॉइंट है जो यहाँ था समझो P, पर ये इनफाइनाइट लेंथ है, ये फाइनाइट लेंथ है, तो क्या करना, ये कंस्ट्रक्शन है, ये इधर ज्वाइन किए, ये इधर, ठीक है, तो वायर यही है,
वायर ये सपोज ये एंगल थीटा है या थीटा 1 है और ये एंगल है थीटा 2। अभी तो फिलहाल अलग अलग ले रहे हैं पर दोनों सेम लेंगे अभी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहा तो ये है एंगल थीटा 1, ये है एंगल थीटा 2। फाइनाइट लेंथ है, यहाँ पे लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ। तो इसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो भी होगा r। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो इसको सीधा है, इनफाइनाइट है, तो ये जो लाइन बनेंगे वो बनेंगे सीधे। ये जो ज्वाइन करने वाले हैं ये इनफाइनाइट तक ज्वाइन करना है तो पैरेलल जैसे आएंगे, यानी ये 90 ये 90, sin 91 sin 91 1 + 1 2 ये आ गए। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर मैं इसको ज्वाइन करने जाऊं तो पैरेलल जैसा ही बनेगा, बहुत दूर जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ज्वाइन करना है। तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों की वैल्यू 90 डालेंगे इसमें, sin 90 sin 90 1 + 1 ये, तो यही बनेगा। तो ये याद रखो, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। अगर सेम है एंगल तो बहुत ही बढ़िया, अगर अलग अलग है तो ये फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक कॉम्पिटिटिव वालों को ये लिखा के दिया है मैंने वहां पे। तो फाइनाइट लेंथ है तो ये फॉर्मूला, इनफाइनाइट लेंथ है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, फिर भी उन्होंने प्रॉब्लम डाला है और उसमें भी आंसर रॉन्ग है। तो जो आंसर अपना आएगा वो लिखना है आगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इसको फाइनाइट लेंथ वाला ही फॉर्मूला लगा के सॉल्व, सॉरी इनफाइनाइट लेंथ वाला ही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया उन्होंने। यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये फाइनाइट लेंथ है तो फॉर्मूला बदल जाएंगे, उन्होंने इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लिया। बता था कैसे, देखते ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये भी काम आएगा आपको, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो उन्होंने कैसे निकाला वो भी समझा देना, पर ये फॉर्मूला अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव की बुक देखेंगे या मैंने भी पढ़ा है उसमें भी देखेंगे तो ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया है, फाइनाइट लेंथ के लिए अलग है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए अलग है। इसको भी इनफाइनाइट में लेंगे तो ये 90 ये 90 तो वो वही आंसर आएगा, पर फाइनाइट लेंथ के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। उनका आंसर रॉन्ग है उसमें, ठीक है। बता दो उन्होंने कैसे कर दिया, लेना है तो ढंग से ही लेना था और नहीं। चलो आगे वाला प्रॉब्लम लेते हैं, समझ लो उसने क्या किया है उन्होंने। पहले अपन अपने हिसाब से करेंगे, जो राइट आंसर है वो निकालेंगे, फिर मैं लास्ट में समझा दूंगा कि उन्होंने क्या गड़बड़ किया है वहां पे, ठीक है। 18th वाला प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो ये सर्कल पूरा नहीं है, ये यहां से ऐसा है, ये स्ट्रेट वायर है, इधर कटा के इधर, ये इधर, ये है पॉइंट। ये पहले जो निकाल रहे हैं वो देखो, इधर ज्वाइन किए, इधर ज्वाइन किए, इधर ज्वाइन किए, ये देखो फाइनाइट लेंथ की वायर है ना। तो गिवन लिख लेते पहले, ये B, इसको नाम दे देते A, B, ये C, ये D, ठीक है। तो ये रेडियस दिया है इसकी R और ये डिस्टेंस निकालना है, देखना ना डायरेक्ट लिख रहे। और क्या बनेंगे, करंट फ्लो हो रहा I, ठीक है। सो दैट है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ध्यान देना। अब इसको ट्राइंगल को कंसीडर करो, ये 90 है दिया है तो डेफिनेटली ये R है तो ये भी R है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये 45 डिग्री है। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री यानी PA, या उसको H लिख देते, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। इट इज, देखो फिर से ध्यान देना, यहाँ बना देते हैं, ये प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये ट्राइंगल बना लिया अपन ने, B, P, A और ये B, ये 45, ये 45 क्योंकि ये पूरा 90 है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी R है, ये भी R है, ये तो ये 45 है एंड साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है R डिवाइडेड बाय √2। तो इतना एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चले, ठीक है। देखते हैं, तो इस फिगर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लिखना नहीं है आप लोगों ने, और अपन कर रहे हैं दो पार्ट में डिवाइड। डायग्राम बनाना एक ही है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ ध्यान रखना, एक ये वाला आर्क, ठीक है। इधर वाला एंगल उन्होंने 270 दिया है, ये इसको ऐसे बचा हुआ निकाल लिया, तो ये एंगल है 270,
ठीक है, तो अपन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक इंडक्शन B1 किसकी वजह से, B, C और D की वजह से। तो यहाँ वैसे भी लिख सकते हैं B, C, D की वजह से। इट इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I इंटू थीटा, ये वाला थीटा रहेगा वो, R वाला फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया ही है वहां पे, और ये डिस्टेंस यानी रेडियस R, तो इसमें डाल देंगे B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B, C, D, इट विल बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई I 270 मतलब 3 पाई बाय 2 रेडियन में लिखना, और अपॉन में I, ये हो गया 1। अब इसकी डायरेक्शन भी देखो, ये है तो राइट हैंड रूल यानी क्रॉस, तो यहाँ लिख लेते क्रॉस, डायरेक्शन भी आ गया, तो ये हो गया। अब बची ये वायर, ठीक है, तो वायर के लिए अलग से बना लेते हैं। ये वायर है, करंट ये डायरेक्शन में है, वायर है बी ए बी, और ये देखो ये एंगल और ये एंगल अभी लेना है अपने को, तो ये है θ1, ये है θ2, और यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आधे आधे में डिवाइड हुआ बराबर, और ये भी सेम है, तो ये 45 ये 45, तो दोनों 45 है। तो अभी जो फॉर्मूला बनाया है वो लिखेंगे, बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी ए डी, इट इज म्यू 0 फाइनाइट लेंथ, ये फाइनाइट लेंथ, वो डायग्राम अपने ऐसी बनाई थी, ये ऐसी है, थीटा ये दोनों लेने हैं, देखना म्यू 0 अपॉन 4 पाई I sin θ1 प्लस sin θ2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस लेना है, तो वो डिस्टेंस को हमने क्या लिखा है h, सो BAD इट इज इक्वल्स टू म्यू 0 4 पाई I 45 sin 45, तो ये यहाँ लिख ही लेते हैं, θ1 इज इक्वल्स टू θ2, इट इज 45 डिग्री, और sin 45 इज 1 बाय रूट 2, दोनों सेम है, तो 2 बाय रूट 2, और डिवाइडेड बाय h की वैल्यू r अपॉन रूट 2, तो BAD मैग्नेटिक म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल, r बचा है और ये 2 बचा है, ट्वाइस I अपॉन, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, राइट हैंड रूल, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो इनटू द पेपर, यानी यहाँ पे भी आप लिखेंगे क्रॉस, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों अपोजिट में होते तो माइनस करते, अभी सेम डायरेक्शन में, तो उन दोनों के बाद की स्टेप यहाँ लिखा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड will be magnetic field due to BCD plus magnetic field due to BAD, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, कॉमन क्या निकलता हो निकाल, म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉमन, I अपॉन R भी कॉमन, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3 पाई बाय 2, और यहाँ बचेगा 2, तो ये प्लस, ये हो गया शो डायग्राम, ठीक है। तो याद रखो पहले ये डायग्राम है, तो ये अपने सेपरेट करके बनाया है, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैंने तुम लोगों को बता दिया, तो ये फाइनल आंसर है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये लिखना है वहां पे, रूट 2 नहीं आएगा, 2 आएगा वहां पे। तो ये थोड़ा याद रखना, फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला, ये डिस्टेंस लेना जरूरी था, और ये एंगल θ1 ये θ2 जो बन रहा, फाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहे हैं 19th वन, बोलो नहीं आखिरी वाले प्रॉब्लम हमने कॉम्पिटिटिव में से उठा के वैसे डाल दिए, 18th वाले में जो चेंज किया है वो याद रखना। अब ये देखो 19th वन, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, पहले पूरा पॉइंट लिखो, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r and carrying current I each in the same direction. Show that the magnitude of the magnetic field at the point P equidistant है वहां से from the wires and subtending an angle theta with the plane. Show that है, पहले समझ लो क्या है, ये एक वायर, ये दूसरी वायर, डिस्टेंस है उनके बीच में का r, ये दोनों में से करंट सेम, और वायर ऐसे कैसे बताया, देखो ये पहली वायर ये दूसरी वायर,
करंट है इनटू द पेपर, लॉन्ग वायर है ऐसे पैरेलल। अब ऐसे वायर्स तो नहीं बता सकते इसलिए ऐसे क्रॉस बता रहे, क्रॉस मतलब वायर इनटू द पेपर। करंट है, यहाँ पे भी करंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे और यहाँ पे कंसीडर करेंगे पॉइंट P जो यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों। तो ये पॉइंट समझो A नाम दे दिया, तो ये डिस्टेंस हो गया r/2 और ये भी डिस्टेंस हो गया r/2। और अपने को वायर से डिस्टेंस लगेगा तो उसको नाम दे देते r। तो ये भी r ही रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे आ गया। प्लेन, ये जो प्लेन है जिसमें वायर है उसके साथ एंगल थीटा है। तो अपने को तो फॉर्मूले में r की वैल्यू लगेगी, इसलिए r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये निकाल लेते हैं। तो वो ट्राइंगल में लेंगे अपन cos थीटा, ये वाले ट्राइंगल में इट इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज r। इट इंप्लाइज स्मॉल r की वैल्यू बन जाएगी r/2 cos थीटा। ये बन गया। अब डायग्राम बाजू में निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे निकालेंगे यहाँ पे ध्यान दो। ये समझो इसको नाम दे देते फर्स्ट वायर, इसको नाम देते सेकंड वायर। पहले फर्स्ट वायर के लिए समझना, ये है पॉइंट P यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है एंगल थीटा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाएंगे टेंजेंशियल, पता है ना। और राइट हैंड रूल देखो, ये राइट हैंड रूल, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो वर्टिकल लाइन बना लेते, यहाँ छोटी डायग्राम होगी थोड़ी, पर ये है वो वर्टिकल लाइन, ठीक है। थोड़ी बड़ी कर ही देता हूं उसको। दो डायग्राम है, दोनों को अलग अलग बताते हैं, फिर बाद में इसलिए मिक्स कर देंगे उसको, ध्यान दो। ये क्रॉस, ये यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल, ये आर, ये यहाँ पे सर्कल बनाएंगे तो इंटरसेक्शन आएगा, पर मिक्स नहीं करना है। ये थीटा, ये वो वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो ये वर्टिकल के साथ थीटा रहेगा। एग्जांपल बताया था, अगर यहाँ होता तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 90, तो देखो वर्टिकल के साथ एंगल 90। उसी तरह अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है तो ये वर्टिकल के साथ 30 रहेगा। ये तो हमेशा टेंजेंशियल रहेगा, रेडियस के साथ तो 90 डिग्री है, वो नहीं बोल रहा। वर्टिकल के साथ एंगल देखो, वर्टिकल के साथ, यहाँ भी वर्टिकल के साथ 90, जबकि यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ 90 है। अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है तो ये वर्टिकल लाइन के साथ यहाँ 30 रहेगा, ठीक है। तो दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू फर्स्ट वायर बी टेंजेंशियल। इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। और यहाँ नया एंगल लिख रहे हैं फाई, तो फाई की वैल्यू क्या रहेगी 90 माइनस थीटा भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, फाई भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन फाई लेके कर लेंगे, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये थीटा है, ये फाई है, फाई की वैल्यू लगेगी टोटल ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आएगा b cos फाई और ये आएगा यहाँ पे b sin फाई। तो ये दो कंपोनेंट अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे, बाजू में याद रखो अभी यहाँ पे। तो यहाँ सर्कल आएगा, ये टेंजेंशियल बना दिया इधर। तो एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, तो ये है फाई, फाई की वैल्यू लिख रही है यहाँ पे। और ये आया अपना b cos फाई और ये है b sin फाई। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम ही रहेगी, इसलिए अपन कुछ मेंशन नहीं कर रहे। 1 2 ये हो गया फर्स्ट वायर के लिए। अब बनाएंगे सेकंड वायर के लिए। सेकंड वायर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में दोनों को कंबाइन कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ये है पॉइंट P, ये वाला, ठीक है। तो देखो ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, अब थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व फिंगर्स, तो ये टेंजेंट अब इधर है। तो यहाँ दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, इधर और इधर, ठीक है। तो फाई लिया था तो यहाँ पे भी फाई ले लो, एंगल बाइसेक्टर पे रहेगा।
तो ये है फाई, ठीक है। तो ये आएगा b cos फाई, ये b sin फाई। देखो एक में टेंजेंट इधर क्यों निकाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वही डायरेक्शन में आएंगी। ये देखो थंब इंडिकेटर डायरेक्शन फ्रॉम कर्व्ड फिंगर्स। अब इसके लिए थंब और ये कर्व्ड फिंगर्स, ठीक है ना। एक यहाँ पे तो ये डायरेक्शन, एक यहाँ पे वो डायरेक्शन, अलग अलग बना रहे, साथ में मिक्स कर देंगे। अब ध्यान दो, अब इसमें टेंजेंट आई है इधर ऐसे बी, ये यहाँ पे बी का, तो चलो रेड से बना दें। फिर से देखो राइट हैंड रूल, इसमें पॉइंट इधर है और इसके लिए पॉइंट इधर है। ये दोनों वायर ऐसे आजू बाजू में है, पर अपन ने अलग अलग डायग्राम बनाए हैं। ये कर्व फिंगर्स, ये कर्व फिंगर्स ऐसे ही है, यहाँ होता तो पॉइंट इधर ही है, यहाँ है तो इधर है। देखो टेंजेंशियल, ठीक है, डायरेक्शन वैसे निकाला राइट हैंड रूल से। तो अपने रेड पेन से बना रहा इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दो। देखो टेंजेंट कैसी आई है, ये ऐसे, तो उसका भी इधर आया है b cos फाई, ये b पॉइंट है, और ये है b sin फाई। तो b cos फाई दोनों एक तरफ आए हैं, b sin फाई और b sin फाई कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये डायग्राम अपनी कंप्लीट हो गई। तो आप लोगों को ये डायग्राम बनानी है, ये दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले ये थीटा है, तो ये थीटा कैसे है वो समझ लो। ये फाई की वैल्यू लिख लिया 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फाई ले लेना। तो ये फाई है, तो ये b cos फाई, ये b sin फाई, तो यहाँ बनाएंगे ये b cos फाई, ये b sin फाई, और पहले वाले के लिए ये। अब ये दो डायग्राम अगर साथ में इमेजिन करो तो इसमें मिक्स होकर ऐसे बन जाएंगे। यानी ये पॉइंट यहाँ है, तो इस डायग्राम को इधर शिफ्ट करो, दोनों एक साथ में जब मर्ज हो जाएंगे तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। बस अब डायग्राम हो गई अपनी कंप्लीट। तो ये 2 मिनट है, ये डायग्राम दोनों बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सर्कल कैसे निकाले वो खाली समझना है आप लोगों को, और टेंजेंट ड्रॉ किया है वो देखो। अब तो खाली शो दैट है, जल्दी हो जाएगा, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ डायग्राम ही मेन। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो वापस से देख लेना, और नोट्स लेने आएंगे अभी डालूंगा याद मैसेज, तो तब पूछ लेना यार। फिर से एक बार देख लो डायग्राम कैसे निकाली है, दोनों अलग अलग बना के लिखा है। और यहाँ सर्कल बनाएंगे ना तो सब मिक्सअप हो जाएंगे, इसलिए यहाँ सर्कल बनाएंगे दोनों। तो ये फाई है 90 माइनस थीटा, और ये देखो अब ये b और ये b तो कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा ये, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट ट्वाइस, दो बार है ना, ट्वाइस b cos फाई, ट्वाइस इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड या इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कोई भी ले लो, और डिस्टेंस r है तो वो r ही लेंगे फिलहाल के लिए। तो इट विल बी स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला। देखो ये स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, या ये स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगा रहे μ0/4 पाई ट्वाइस i, सेम है दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, और स्मॉल r लिखना, डिस्टेंस स्मॉल r है, फिर उसमें स्मॉल r की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और ये cos फाई की वैल्यू लिखा है 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा में चाहिए अपने को। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये 2 4 और ये कैंसिल 4, तो μ0/पाई बचा है, ये बचा i अपॉन r की वैल्यू r/2 अपॉन में cos है, ऊपर कर देते cos थीटा, और ये sin 90 माइनस cos 90 minus theta is sin theta. So it is μ0/पाई, ये i अपॉन r, ये 2 पर मल्टीप्लीकेशन में ट्वाइस sin theta into cos theta. So BR can be written as resultant magnetic field. Resultant r के साथ मिक्स मत करना ये r को, ठीक है। यहाँ ये भी डिस्टेंस r था, अपन r लिख रहे हैं, रिजल्टेंट है समझो ये, तो इसको क्या नाम देंगे b डैश कर देते हैं। सो b डैश रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज μ0/पाई i अपॉन r, ये आएगा
डबल एंगल का फॉर्मूला तो ये आगे जो शो दैट उन्होंने निकालने के लिए बोला। तो देखो इसमें भी डायग्राम बना सकते थे, इसमें राइट हैंड रूल लगाओ ये वायर के लिए, तो टेंजेंट इधर आएगी, इसमें लगाओ तो ये इधर आएगी, तो उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करो। थीटा बताना है यही डायग्राम में, तो आप बता सकते हैं ये एंगल है थीटा वर्टिकल के साथ, इसका वर्टिकल के साथ, तो ये एंगल रहेगा थीटा, ये फाई ये फाई, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। देख लो एक बार, बोला नहीं कॉम्पिटिटिव में से वैसे के वैसे उठा के डाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर ही दिया है उन्होंने, ठीक है। पर अब देख लो आंसर, वैसे तो इजी है, स्टेप्स ज़्यादा नहीं है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझना पहले, नोट डाउन करो। देखो डायग्राम अब बिना सर्कल के बना के दिखा देते एक बार वापस, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा फिर से। ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, दोनों के बीच में का डिस्टेंस आर है, वो बाद में लिखेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये डिस्टेंस रहेगा r/2, ये डिस्टेंस रहेगा r/2। इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, तो ये उसकी रेडियस हो गई स्मॉल r, सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट, राइट हैंड रूल देखना, टेंजेंट किधर निकालना है, ये दिस इज b, फर्स्ट वायर की वजह से। अब ध्यान देना एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल थीटा दिया है प्लेन के साथ, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल रहेगा थीटा, तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक ये और एक ये, तो इसको ले रहे हैं अपन फाई, तो ये कंपोनेंट आएगा b cos फाई और ये कंपोनेंट आएगा b sin फाई, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री पे निकालना है टेंजेंट इधर। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये रेडियस r है, अब इसको टेंजेंट बनाएंगे, तो इधर तो नहीं बनाएंगे, इधर बनाएंगे टेंजेंट, तो वो रेड कलर से बता रहे सर्कल को टेंजेंट ही बनाना है ना, ये अपनी रेडियस है स्मॉल r, ये लाइन, और ये उसको टेंजेंट बना दिया इधर, इधर तो नहीं बनाएंगे ना क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आएगा। हाँ देखो राइट हैंड इधर वाली डायरेक्शन, तो ये है b, ठीक है, जैसे ये था सेम ही रहेगा क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये आएगा इसका b cos फाई रेड वाली का, और ये आएगा b sin फाई, ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई है, या ये एंगल थीटा है। बस ऐसे भी आप लोग डायग्राम बना सकते हैं डायरेक्ट। ये 90 डिग्री पहली टेंजेंट, इसमें 90 डिग्री इधर दूसरी टेंजेंट, फिर इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करो और इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल फाई है, फाई की वैल्यू रहेगी टोटल 90 माइनस थीटा, यहाँ लिख देंगे, और ये आर कैसे निकला है वो भी छोड़ दिया। तो पहले टेंजेंट ये यानी इसको 90 डिग्री रेडियस को, ये दूसरी रेडियस इसको 90 डिग्री एरिया, तो ये भी पहला भी पहली वायर का, ये दूसरा भी दूसरी वायर का, और ये उनका रिजल्ट है, ये और ये कैंसिल क्योंकि सेम है b sin थीटा और सॉरी फाई b sin फाई कैंसिल, इसलिए इन दोनों को ऐड किया ट्वाइस लिखा है। तो सिंगल वायर में यहाँ पे फॉर्मूला डिस्टेंस r लेना, ये दोनों वायर के बीच में का डिस्टेंस है वो नहीं, ये स्मॉल r की वैल्यू फिर निकाला है, तो डायग्राम आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखो इसके बाद हम लोग 20 वाला लास्ट में लेंगे, पहले 21 ले रहे हैं। 21 वाला मैंने बोर्ड में भी लिखा, बोर्ड में थोड़ा कॉम्पिटिटिव वालों को लिखा के दिया है, वो फॉर्मूला समझा के दिया है, वो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अपना 11th स्टैंडर्ड में हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया, तो वो मैंने कॉम्पिटिटिव में फॉर्मूला लिखा के दिया है, वही फॉर्मूला बस वापस से लिख रहे हैं। तो पहले हम लोग 21 वाला लेंगे, बाद में 20 वाला लेंगे, 20 वाला थोड़ा अलग है, देखिए। तो पहले ले रहे हैं हम लोग 21, डायग्राम देख लो उसकी। वाला ले रहे, ये भी मैंने फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव वालों को समझा के दिया है या लिख के दिया है ये फॉर्मूला। तो देखो इन द अबव प्रॉब्लम, तो अबव प्रॉब्लम में अपने कुछ काम नहीं है, सिर्फ डायग्राम का काम है।
तो डायग्राम देख लो कैसे बनाया है। तो अपन टॉप व्यू दिखा रहे हैं वो डायग्राम का, यानी उन्होंने डायग्राम ऐसे बनाया है, ये ऐसे। तो ये टोटल रेडियस ए, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना सर्कल बताएंगे यहां से इधर, ये टोटल रेडियस ए, और स्मॉल जो बनाया है उसकी रेडियस है। तो वायर के अंदर यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। वायर के बाहर तो हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला पता है, स्ट्रेट राउंड वायर है तो B = μ0/4π twice I upon R, ये फॉर्मूला है। पर हमारे को वायर के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, ये पॉइंट पे, वायर के अंदर यानी ये पॉइंट पे निकालना है। समझिए यहां जैसे ये बना दिया, तो ये है स्मॉल r, यहां पे तो वायर है, ये वायर है, वायर के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। तो वायर के अंदर पूरे इसमें क्या है, पूरे करंट, तो करंट डेंसिटी एक्चुअल में सेम ही रहती है कि अगर बड़ा एरिया है तो डेफिनेटली करंट ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एरिया कम हो गया तो करंट भी कम हो गया, तो यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन कम, सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन 0, ये याद रखना ना, सेंटर ऑफ द वायर मैग्नेटिक इंडक्शन 0। तो करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया सेम रहेगा, करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया सेम रहेगा, ठीक है। तो वही इससे पहले 21 वाला सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वहां उन्होंने करंट डेंसिटी कांस्टेंट बोला है जो कि रहती कांस्टेंट। तो ये कंप्लीट वायर के लिए ये पूरा सर्कल, या सर्कल बोलने से अच्छा बोलेंगे ये क्रॉस सेक्शन, पूरा क्रॉस सेक्शन, तो जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो करंट डेंसिटी। अब एरिया कम यानी वायर कम कर दिया है, इतना लेना है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तो इसके अंदर कितना करंट है वो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी करंट डेंसिटी सेम, क्योंकि एरिया कम यानी इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, एरिया ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे वो ज्यादा, तो करंट डेंसिटी सेम रहेगी। तो ये करंट डेंसिटी है पूरे वायर के लिए, इसके लिए, और ये अंदर वाले के लिए ये, तो ये हटा देंगे अभी अपन, ठीक है। तो जहां मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है उसी सर्कल के अंदर कितना करंट है वो अपने को पता होना चाहिए, जितना ज्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी यहाँ स्ट्रॉन्ग रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, जैसा आप सेंटर की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ सर्कल छोटा हो गया तो करंट भी कम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम, तो सेंटर में याद रखो वायर के मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती, 0। और अभी अपने को एट ए डिस्टेंस r निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो अपन ले रहे हैं करंट डेंसिटी से। एक्चुअल में देखो ध्यान देना, यहां लिखना चाहिए था I अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, तो पूरी रेडियस है a स्क्वायर, ये पूरे इसलिए इज इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे I डैश, सिर्फ इसमें से कितना करंट जा रहा हो, यहां से करंट जा रहा I डैश, और एरिया पाई r स्क्वायर। तो मैंने जब कॉम्पिटिटिव में आप लोगों को समझाया था तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मैग्नेटिक इंडक्शन का आंसर निकाला था, पर इन्होंने क्या किया है, J को वैसे ही रखा है, तो J को क्यों हटाते, J को वैसे ही रहने। दूसरा भी मैं बता दूंगा कि J हटाने के बाद भी आंसर कैसे आता वो भी देख लेंगे, पहले यही नोट डाउन करना आपको, ठीक है। सो वी कैन राइट करंट कितना है I डैश इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इनटू J। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो करंट कितना है वो इस लूप के अंदर पता चल गया, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू μ0 और टोटल करंट I डैश, ठीक है। B बाहर, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कल में कांस्टेंट ही रहेंगी, सर्कल पे है ये बात, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, कहीं पे भी डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम, इंटीग्रेशन ऑफ BL μ0 I डैश की वैल्यू डाल देते पाई r स्क्वायर J, उसके बाद B वैसे dl पूरा ऐड करेंगे तो ये सरकमफ्रेंस स्मॉल रेडियस है 2 पाई r, इट इज इक्वल्स टू, ये वैसे रखेंगे μ0 पाई r स्क्वायर J, जो कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, पाई कैंसिल। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला जैसे उन्होंने अरेंज किया वैसे कर लो, μ0 पहले लिखा है, J बाद में लिखा है, ठीक है, फिर लिखा है स्मॉल r, एक r कैंसिल, और ये पाई कैंसिल, ये बचेगा 2, तो अपॉन में 2, तो ये करेक्शन है, ठीक है। उन्होंने टेक्स्ट बुक में 2 लिखा है, सॉरी पाई लिखा है, पर अपना क्या है 2,
तो मैंने ये आप लोगों को कॉम्पिटिटिव में लिखा के दिया है, पर वो आंसर ऐसा नहीं था क्योंकि अपन ने जे की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किया था। जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में भी यही आंसर आएगा, वो मैं लाके बता देता। पर अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया 21 वाला, तो बस ये सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं आप लोग। देखिए, करंट डेंसिटी सेम, यानी करंट पर यूनिट एरिया सेम। एरिया ज्यादा है तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, करंट फ्लो होगा वो ज्यादा रहेगा। एरिया कम है तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो कम रहेगा, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डेंसिटी सेम, करंट डेंसिटी सेम। तो करंट पर यूनिट एरिया यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, करंट पर यूनिट एरिया यहाँ लिखा ही है, पर उन्होंने सो दैट में जे लिखा है, हमने जे लिख दिया। पर मान लो सो दैट में थोड़ा फर्क आया तो कैसे आ सकता वो मैं बता देता तुम लोग। अपना 21 खत्म हो गया। अब मैं इसके बाद जो बता रहा वो याद रखना है, खाली ये क्वेश्चन आया तो बस इतना सॉल्व करना है। तो ये जे डैश, ये करंट डेंसिटी पूरे वायर के लिए, ये करंट डेंसिटी सिर्फ कितने सर्कल के लिए, इतने वायर के लिए खाली। और याद रखना सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन 0। तो ये करंट निकल गया, ये एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0, करंट उसके अंदर कितना है, लूप के अंदर हो, तो करंट का ये फॉर्मूला निकल चुका है। तो अब मैं जो बताऊंगा वो शो दैट अगर थोड़ा चेंज हुआ तो ऐसा भी हो सकता। ये हो गया 21 वाला, बस इतना ही याद रखना। मैं बोल रहा ना कॉम्पिटिटिव में से कुछ क्वेश्चन ऐसे कैसे उठा के डाल दिए हैं, थोड़ा हार्ड बनाने के लिए। हमारी टेक्स्ट बुक भी है ऐसी वैसी, तो करने के लिए कम से कम फॉर्मूला तो दो फिर, पर वो नहीं। और मिस्टेक्स बहुत सारी है ना। यही चैप्टर में देख लो अपन ने मैक्सिमम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। इससे अच्छा मैं बोल रहा ना एनसीईआरटी की बुक लेके बोर्ड वाले को बोलने देना चाहिए था कि आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, उसी में से पूछेंगे आप लोग। सिंपल, फालतू बहुत एक्स्ट्रा करने के चक्कर में बहुत बेकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। मतलब ये हो गया खत्म, बस बोर्ड वालों ने इतना ही लिखना है। फिर भी मैं कॉम्पिटिटिव में आप लोगों को मैंने क्या बताया था वो भी एक बार फिर से बताया, देख लेना, मैच करना, वही फॉर्मूला तब लिखे थे क्या बताया। शो दैट मैं माइन्यूट सा चेंज करके भी एग्जाम में आ सकता हूँ। ठीक है, तो यही वापस से कर रहे हैं, और आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने मिटाया बस इतना ही आपका आंसर हो गया फाइनल। सिर्फ उन्होंने पाई लिखा है, अपॉन में 2 आएगा, वही करना है। ठीक है, अब ध्यान दो, आई टोटल करंट पूरे इसमें से, अपॉन एरिया पाई रेडियस ए है, वहां अपन ने कैपिटल आर लिया था, उतना ही फर्क है, इज इक्वल्स टू आई डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर। वहां अपन ने कैपिटल आर लिया था। क्यों कैपिटल आर लिया था? क्योंकि अपन ले रहे थे, उन्होंने स्मॉल ए दिया तो अपने को स्मॉल ए लेना पड़ेगा। सो करंट आई डैश कैन बी रिटन एज पाई पाई कैंसिल, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया अपना। तो अपन ने जे वैसे ही रखा था क्योंकि उन्होंने शो दैट में जे वैसे ही रखा है। अगर जे हटा के उन्होंने भी करंट डाला होता वहां पे तो कैसे आता वो देखते हैं। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट bl इज इक्वल्स टू म्यू 0 टोटल करंट, उसमें से इस लूप में से आई डैश, तो b इंटीग्रेशन ऑफ bl इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई डैश की वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। सो b कैन बी रिटन एज म्यू 0 अपॉन 2i स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, r कैंसिल हो गया, i इंटू आर अपॉन ए स्क्वायर। तो हमने बोर्ड कॉम्पिटिटिव में जो आंसर लिखा था वो ये लिखा था कि अगर वायर के अंदर किसी ने मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए बोला तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, म्यू 0 अपॉन 2i स्क्वायर i इंटू आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर था, यहाँ ए स्क्वायर आया। तो आप लोग उसके साथ भी टैली करके देखना। आप ऐसे भी सॉल्व करके वो आंसर ला सकते हैं जो उन्होंने दिया है। b इज इक्वल्स टू ये म्यू 0, ठीक है, ये i, ये r अपॉन ये 2, ये पाई a स्क्वायर, i अपॉन पाई a स्क्वायर, i अपॉन पाई स्क्वायर यानी j। सो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 j इंटू r अपॉन। तो कॉम्पिटिटिव में मैंने यहाँ तक लिखाया था, आप लोग यहाँ तक वैसे भी जा सकते हैं, पर पहले वाले याद रखना है, जे वैसे के वैसे रखो,
स्टेप्स थोड़े कम हो जाएंगे। पर मान लो ज्यादा होशियारी दिखाया है उन्होंने, अब ऐसा क्वेश्चन दिया है तो होशियारी दिखा के मे बी एग्जाम में भी पूछ ले, वहां जे हटा के आई डाल देंगे, तो फिर ये ऐसे फॉर्मेट में भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिक्स वाले कैसे हो गया, केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर हर बार इजी आता, पर फिजिक्स का पेपर हमेशा हार्ड इसलिए आता है क्योंकि वो फिजिक्स वाला टीचर ऐसा पेपर निकालने की कोशिश करता कि नहीं, अब सब फिजिक्स वाले टीचर अपने आप होशियार समझते, मेरे को भी इंक्लूड करने की जरूरत है कि भाई ठीक है क्या कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना बना के डालेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स, जबकि मैथ्स का बस टेक्स्ट बुक में से आएगा या थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज करेंगे। मैथ्स का पेपर हमेशा इजी आता, केमिस्ट्री का भी कंपैरेटिवली इजी आता, फिजिक्स का ही गड़बड़ करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये तो याद नहीं रखना बेटा, पहले वाले जो मेथड बताया था वो याद रखना। अब 20 वाला ले रहे हैं, वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उन्होंने उसमें अपने मन से करंट डेंसिटी जो हमने सेम लिया है वो उन्होंने सेम नहीं दिया, उन्होंने अपना रिलेशन दिया कि भाई करंट डेंसिटी ये लेके निकालना है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो ये देख लो एक बार, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसके पहले वाला जो सॉल्व किया था वही करना। ये मैंने कॉम्पिटिटिव वालों को बताया कि हमने ऐसा सॉल्व करके यहाँ तक तो गए थे, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव का वो देखा होगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वाला, उसमें हमने यहाँ तक तो लिखा ही है मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ कैपिटल आर था क्योंकि हमने कैपिटल आर लिया था, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर था, उतना ही फर्क, बाकी तो वैसे ही। तो बोर्ड वाला तो इसने पहले जो लिखा था वो याद रखना है, करंट डेंसिटी से यानी करंट पर यूनिट एरिया से। 20 वाला लेते ये देखो एक बार, तो ये भी कॉम्पिटिटिव में का ही फॉर्मूला है, पर ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। 20 वाले में उन्होंने अपने हिसाब से दिया है कि भाई करंट डेंसिटी सेम नहीं है, जबकि करंट डेंसिटी सेम रहती जैसे अपन ने सॉल्व किया था, और उन्होंने बोला है करंट डेंसिटी सेम नहीं है। ध्यान दो, फिगर शोज अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर a, वही डायग्राम बनाएंगे वापस से, कैरिंग अ करंट I, द करंट डेंसिटी व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वायर वेरीज लीनियर, जबकि वो कांस्टेंट होनी चाहिए थी कि भाई जितना एरिया उतना ज्यादा, और उन्होंने वहां पे वेरिएशन दिया है, करंट डेंसिटी का रिलेशन उन्होंने दिया है 20 वाले में, J इज इक्वल्स टू यानी पूरे इसकी करंट डेंसिटी J0 R अपॉन A, एक्चुअल में उन्होंने J अपॉन R इज इक्वल्स टू J0 अपॉन A, तो एक्चुअल में अपन भी कर सकते थे ऐसा, J इज इक्वल्स टू J डैश जो अपन ने लिखा था, तो उन्होंने यहाँ पे R और यहाँ पे A ऐसा रखा, इसको J0 उन्होंने वेरिएशन को बदल दिया, सेम होने चाहिए थे पर सेम नहीं है, अब वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेंगे। तो इसके पहले वाले में उन्होंने लिखा था J इज इक्वल्स टू J डैश, और उन्होंने ऐसा दे दिया उसको कि भाई वेरिएशन है, ठीक है, तो ये रिलेशन है यानी वैरी हो रहा, तो अब वैरी हो रहा तो डायरेक्ट करने नहीं है जैसे पहले किया था, ये रेडियस की, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, पहले जैसे ही डायग्राम बनाया है, टॉप व्यू देख रहे हैं। अब यहाँ डायरेक्ट निकालना होता अगर जैसे इसके पहले निकाला है 21 वाले में, तो करंट डेंसिटी सेम है तो अपन ने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, अब डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, अब ये डिस्टेंस है समझो r, यहाँ पे अपन एक रिंग जैसा कंसीडर करेंगे, जिसकी थिकनेस है dr, पहले इसके लिए करंट डेंसिटी निकालेंगे या करंट निकालेंगे, फिर यहां से यहां तक टोटल के लिए ऐड करना पड़ेगा, वेरिंग है ना, इसीलिए इंटीग्रेशन वाला रूल यूज करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दो, तो अब हम करंट डेंसिटी J के लिए लिखेंगे ऐसा फॉर्मूला di अपॉन dA, एक्चुअल में करंट डेंसिटी अपन ऐसे ही लिखते चेंज इन करंट पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहता, अब स्मॉल इसके लिए निकाल रहे हैं, इस स्मॉल एरिया के लिए, पहले स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे, जो रिंग बनाया है शेड कर देते उसको रेड कलर से, ये जिसकी थिकनेस है dr ना, ये बड़ा थिकनेस है dr और डिस्टेंस है r, तो पहले इसके लिए करंट डेंसिटी निकालेंगे या करंट निकालेंगे, फिर टोटल करंट यहां से यहां तक ऐड कर देंगे या स्मॉल r तक ऐड करेंगे जहां मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है अपने को, ठीक है। तो देखो आगे ये आ गया, so we can say di is equals to J into
अब इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप को अगर आप स्ट्रेट कर दे उसको, ये स्ट्रिप को मैंने स्ट्रेट कर दिया, तो थिकनेस है dr और लेंथ है 2 पाई r। तो ये शेडेड रीजन जो रेड कलर से शेड किया है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। समझ में आ रहा है ना? इस स्ट्रिप को काटो यहां से और इसको सीधा कर लो, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r यानी लेंथ और ये थिकनेस, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ 2 पाई r इनटू dr। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो टोटल करंट लेना है तो इंटीग्रेट करो उस रूप के अंदर, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके r तक, इसको j इंटू 2 पाई r dr। देखो समझ में आया? बस हो गया, ज्यादा कुछ बचा नहीं। तो यहाँ इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा, डायग्राम में क्या है ज्यादा लगेंगे वो, j की वैल्यू डाल देते हैं। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, j की वैल्यू जो उन्होंने दिया है j0 r अपॉन a ये आ गई, और इनटू 2 पाई r dr ये। अब डायग्राम में करना, डायग्राम ड्रॉ करो, तब तक ये स्वच्छता भी चला जाएगा। डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा, डायग्राम मिटाने वाले हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देखना कॉम्प्लिकेटेड है, पर देखो कोशिश करो। तो देखो डायग्राम मिटा रहे हैं, फिर से एक बार समझ लो उसमें। तो अपन ने पहले क्या किया, स्मॉल ये जो स्ट्रिप है उसमें करंट डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कंसीडर किया J, क्योंकि पतली सी स्ट्रिप है, ज्यादा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो करंट डेंसिटी हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं उसमें। तो उस पर से हमने उसमें का करंट निकाला। ये है स्मॉल स्ट्रिप में से जो करंट जा रहा है वो डिपेंडिंग ऑन करंट डेंसिटी, बट करंट डेंसिटी आगे तो चेंज हो रही, तो अपने को टोटल 0 से लेके r तक निकालना है। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो i मिला, 0 से लेके r तक पूरा इंटीग्रेट कर, ठीक है। तो डायग्राम बेटा, तो याद रखो पतली सी स्ट्रिप है, डिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो अपन करंट डेंसिटी को अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये निकल गया करंट, तो 0 से लेके r तक टोटल करंट निकालना है, तो उसको इंटीग्रेट करके ये बनाया, ठीक है। इसको वेट करो और डायग्राम निकालना है, डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो फॉर्मूला एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ b dl इज इक्वल्स टू म्यू 0 इनटू i। तो ये रही i की वैल्यू, इंटीग्रेशन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू 0। अब इसमें से जो बाहर निकाल सकते हैं वो निकाल लो, j0 बाहर, a रेडियस बाहर, 2 पाई बाहर, 2 पाई बाहर आ गया, a बाहर आ गया, j0 बाहर आ गया, ये बचा है r स्क्वायर और ये बचा है dl, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dl। ठीक है, ये dl सब ऐड करेंगे, तो वो सर्कल जो रेडियस r वाला था वो 2 पाई r इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू 0 j0 अपॉन a, और ये इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब अपॉन 3। अब 0 टू r लिमिट डालेंगे तो भी वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 पाई कैंसिल, b इज इक्वल्स टू म्यू 0 j0 अपॉन a, एक r कैंसिल, r स्क्वायर अपॉन 3, जैसे उन्होंने अरेंज किया है वैसे अरेंज कर दो, j0 म्यू 0 ये r स्क्वायर अपॉन 3a, ये हो गया आंसर। ये आंसर मैच हो गया। 21 वाले में चेंज था, उनके इसमें पाई है, अपना 2 आया था तो वो 2 ही याद रखना है। तो ये आखिरी के 21 तो शायद ही आए, सॉरी 20 तो शायद ही आए, 21 इजी था तो वो आ सकता, क्योंकि प्रॉब्लम मैक्सिमम अपना 3 मार्क वाला है, तो 3 मार्क में ये डालेंगे, और एक चैप्टर में से समझो वेटेज 5 मार्क का है, तो एक ही बड़ा क्वेश्चन आ सकता है उसमें से। अब थ्योरी का डालेंगे तो मे बी शायद न्यूमेरिकल छूट जाए,
देखते हैं उसको फॉर्मेट कैसे है। मैं आप लोग आएंगे तो एक बार फॉर्मेट फिर से बता ही दूंगा बोर्ड का कैसे है पैटर्न। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को भेजा ही है मैंने, वो देख लेना। पेपर पैटर्न में आएंगे तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे ये अपना न्यूमेरिकल खत्म हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखना आने के चांसेस नहीं है इसके 20 वाले ये नहीं आएंगे। 3 मार्क के लिए इतना ये नहीं पूछ सकते, फिर भी दिया है तो अपन ने लिया है। देख तो यहाँ पे ये अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। अपने न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं बहुत सारे चैप्टर काफ़ी हो चुके हैं। हमने रोटेशनल डायनामिक्स ले लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है, केटीजी एंड रेडिएशन हो चुका है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट हो चुका है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव, वो जब आएंगे तब उसमें के एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेंगे, पहले भी हुए हैं वो। और इसके बाद देखते हैं अब कौन सा चैप्टर शुरू करना, तो मैं पहले डाल ही दूंगा ताकि आप लोग देख सके। जो नोट्स दिए हैं उसी के हिसाब से लेंगे। मे भी शायद अब वो भी ले सकते हैं स्ट्रक्चर वाला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, तो शायद उसके न्यूमेरिकल्स ले लेंगे। तो उसके ठीक है उसी के ले लेंगे। तो वो वीडियो आप लोगों ने एक बार वापस से देख लो, तो उसी के न्यूमेरिकल्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस वो देख लेंगे।